हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपसे सर्कल में। जैसा कि कल ही हम आप लोगों को बताए थे कि 69th बीपीएससी एग्ज़ाम को लेके हम नए पैटर्न जो है उसके आधार पे आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा और प्रतिष्ठित संस्थान का सेट होगा। जितना भी अब हम कराएंगे इसका एक सीरीज चलेगा जब तक कि 30 तारीख तक एग्ज़ाम न हो जाए। 30 तक आपको दिल्ली के बड़े बड़े संस्थान जो है और उसके न्यू पैटर्न पे जो आए हैं सेट्स, ठीक है, उसको एक एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। सेट लगाना अलग चीज़ है, एक्सप्लेन करना अलग चीज़ है। और आपको जैसा कि पहले से जानकारी है, और बीपीएससी के चेयरमैन बार बार क्या करते हैं, ट्वीट करके और नोटिस के माध्यम से बता दिए हैं कि कट ऑफ जो है मतलब नेगेटिव जो है 1/3 है, 1/3 यानी 3 गलती पे आपका एक सही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ऑप्शन जो है मात्र 4 होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 5 को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। इसीलिए कट ऑफ जो है कहेगा 80 ही रखे हैं, कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा, अब कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, इस बार थोड़ा सा नंबर ऑफ सीट भी ज़्यादा है, स्टूडेंट की संख्या कम है और पिछले 68 के हिसाब से, और नेगेटिव 1/3 है। तो अब तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो आपका क्या होगा, नेगेटिव कटेगा और आप माइनस में ज़्यादा जाएंगे, आप रिजल्ट से बाहर होंगे। तो चलिए आज जो सेट है उसको कंप्लीट करते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा एक एक एक्सप्लेनेशन होगा, एक वीडियो नहीं, 2 वीडियो 3 वीडियो में करेंगे। लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको समझना है। जैसा कि आप लोग जो फीडबैक दिए थे कि क्वेश्चन को जूम कीजिए सर तब दिखाई देगा अच्छा से, तो आज हम जूम कर करके करेंगे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में किस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई है। पहला है 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा 1773 पहला ऑप्शन है, दूसरा 1793 का चार्टर है, 1833 का चार्टर, चौथा है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो पता होगा कि भारत में पहले ब्रिटिश काल में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसी के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत और क्या क्या व्यवस्थाएं थी इस प्रावधान में, आपको पता होगा कि बंगाल के जो गवर्नर होते थे उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्या बनाया गया था, गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। और मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो होते थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे। यानी मद्रास और बम्बई वाले भी कहाँ से, मद्रास और बम्बई वाले दोनों किसके आगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे। और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेट है तो ज़्यादा लिख नहीं सकते हैं लेकिन बोल तो सकते हैं ना, तो एक्सप्लेन करते हम रहेंगे एक एक चीज़ को। ठीक है, और इसमें क्या था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, एससी की स्थापना 1774। आप लोग कमेंट कीजिएगा जितने भी पीएससी वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से न्यायाधीश थे। 3 न्यायाधीश जो है, अन्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे इलेजाइम पे। तो चारों का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए इसमें और एक जो है क्वेश्चन जो छोड़ देते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट सभी लोग, कि जो निजी कंपनियां थी, निजी व्यापार जो होता था, जो कर्मचारी करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी और संस्थान, इस व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो 1773 के रिलेटेड में क्या क्या बता दिए हम, कि पहला बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद, इसके अंदर मद्रास और बम्बई के गवर्नर को कर दिया गया। दूसरा बताए कि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बना 1773 के एक्ट के तहत। इसके न्यायाधीश 4 थे, एक का नाम बताए, 3 कमेंट सेक्शन में बताना। और जो कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसके निजी व्यापार और भारतीय लोग से जो उपहार गिफ्ट लेते थे, रिश्वत लेते, इस सब पर प्रतिबंध था इसमें। तो पहला क्वेश्चन अच्छा से एक्सप्लेन हो गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में, किस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई थी। तो ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति, देखिए पूछ रहा है ना, इस भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति किस अधिनियम के तहत मिला है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर कानून, या 1833 का, या 1853 का। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1813 का। आपको पता होगा 1813 के जो है कानून के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को कहा भारत में जो है अपने ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार की मान्यता दी गई थी। इसी से ईसाई लोग क्या है, भारत आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर आज का, कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया था। गजब का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर यानी टैक्स लगाने के लिए अधिकृत किया गया। कौन सा ऐसा था, 4 ऑप्शन है। और 1793 का चार्टर कानून, दूसरा है चार्टर कानून 1813, तीसरा 1833 का चार्टर अधिनियम, और चौथा 1853 का चार्टर अधिनियम। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1813 का
चार्टर कानून। बी नंबर जो आपको दिख रहा है यही जो है भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्ति पर क्या लगाने के लिए, टैक्स लगाने के लिए क्या किया था, अधिनियमित किया था। ध्यान रखिएगा, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि किस चार्टर अधिनियम द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। यानी मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित किया गया है किस अधिनियम द्वारा। ऑप्शन है 1773 का रिलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1833 का चार्टर। ठीक है, ये विधायिका शक्ति है, ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि वही मार देना है 1773 वाला कि मद्रास और बंबई के गवर्नर को किसके, बंगाल के गवर्नर, वो अलग है। ये विधायिका पावर है। विधायिका पावर कब छीन लिया गया, तो 1800 कितने में, 33 में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, और इसी के तहत जो है बंगाल के जो गवर्नर बने थे अभी 1773 में, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल जो बनाया गया था 1773 में, अभी 1833 में आके बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कहाँ का गवर्नर जनरल हो जाएगा, वो पूरा सर्वोच्च भारत का गवर्नर जनरल इसी 1833 के एक्ट के तहत बना दिया गया था। ध्यान रखना आप लोग को इस चीज़ को, ठीक है। और इसमें क्या क्या हुआ, तो इसके तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बना के और उसको पावर क्या क्या दिया गया था, तो नागरिक और सैन्य शक्ति दोनों दिया गया था। यानी सेना का ही पावर उसके पास था और सिविलियन पावर भी था, दोनों के दोनों थे। और इसी में मद्रास और बंबई के गवर्नर जो है, इसके पास जो विधायिका शक्ति थी उसको छीन के भारत सरकार को दे दिया गया था, मतलब भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। ये सही आंसर आप लोग को पता चल गया होगा, क्या होगा, पूरा एक्सप्लेन कर दिए एक चीज़। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि 5 नंबर, निम्नलिखित में, एक सेकेंड, निम्नलिखित में जो है किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद में विधायिका और प्रशासनिक कार्य को अलग किया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग को जो है देखिए 5 नंबर ऑप्शन दे रहा है कि किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद में विधायिका और प्रशासनिक कार्य, मतलब कि विधायिक कार्य जो होगा सो कानून बनाने वाला और प्रशासन चलाने वाला, उसको लागू कराने वाला, इन दोनों को बांट दिया गया किस अधिनियम द्वारा। ठीक है, हम समझा के इसीलिए करते हैं कि आपको भी सब चीज़ समझ में आए। पहला 1833 का चार्टर अधिनियम, दूसरा 1853 का, तीसरा 1858 का, चौथा 1861 का। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1853 का। इसी के तहत पहला बार गवर्नर जनरल जो भारत का बना है 1833 में, उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य, कौन कौन से कार्य, विधायी और प्रशासनिक कार्य को बांट दिया गया। नहीं कोई दिक्कत, बता सकते हैं कि ये जो इनके परिषद थे, इस अधिनियम के तहत इस परिषद में कितने नए सदस्य जुड़े गए थे। ध्यान रखिएगा, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के परिषद में 6 नए सदस्य को ऐड किया गया था। ध्यान रख लीजिएगा, 6 नए सदस्य को ऐड किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवक की भर्ती हेतु चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। मतलब कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा सिविल सेवक होते हैं ना, IAS IPS ऑफिसर जो भी बनते हैं, उस टाइम में भी थे, तो उसकी भर्ती जो है खुली प्रतियोगिता के आधार पे की जाने लगी। 4 ऑप्शन है, 33, 53, 61 और 92। सभी लोगों को अच्छा सा आंसर पता होगा कि 1853 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1853 का चार्टर अधिनियम। बता सकते हैं मैकाले समिति की नियुक्ति की, अभी मैकाले समिति इसी के तहत हुआ था। मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में। पूछ दे मैकाले समिति 1854 में बना था, उसका क्या काम था, मार सकते हैं अब आंसर आप लोग, किस पे बात करना था। चलिए, अगर ज़्यादा आप कमेंट करना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि कब भारत में और दिल्ली में दोनों जगह एक साथ जो है सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा, और वो कौन सा वर्ष था और कौन सा जगह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 6 नंबर कि सही मिलान कीजिए। 6 नंबर में कह रहा है कि सही मिलान कीजिए। चलिए, सही मिलान हम लोग करते हैं। पहला है ए में कि EIC व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधि को समाप्त कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पूरा होगा इसका, EIC का ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधि को समाप्त कर दिया गया किस चार्टर द्वारा। दूसरा है कि इसमें प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिनियम मतलब कब छीना गया था, 1833, 1853। इनमें दोनों में से कोई नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, मतलब अच्छा कूट भाषा में दिया है, कूट, हाँ मिलान दिया, ठीक है। ये 1800 आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, किस अधिनियम द्वारा पहला बार भारतीय केंद्रीय परिषद जो है, किस अधिनियम द्वारा पहला बार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधि को छीन लिया गया, कब छीना गया था।
तो सही आंसर 1833 होगा। क्यों? क्योंकि पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 1833 में जो है इसके सभी प्रकार के व्यापार पूर्णतः क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए थे। व्यापारिक जो काम था इसका 1813 में पहले किया गया था समाप्त, लेकिन पूर्णतः नहीं किया गया था। वहाँ क्या किया गया था कि चीन के साथ व्यापार और चीनी के व्यापार को छोड़ दिया गया, बाकी खत्म किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली सभी गतिविधि को 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। तो एक का ए ही सही होता। ठीक है, चलिए एक का ए ही सही था। दूसरा है, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। तो स्थानीय प्रतिनिधित्व जो है सबसे पहले 1853 में ही था। तो ये भी बी का हो जाता, बी का 2 ही हो जाता। नेक्स्ट है इसका 7 का 2 ऑप्शन और होगा। हाँ, भारत के राज्य सचिव पद का सृजन कब किया गया था? भारत के राज्य सचिव पद का सृजन 1858 के अधिनियम में था। 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने अपने आप को मतलब कि अपने में सारा पावर ले लिया था तब। और किसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई थी? अगर कहे कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय को कब शामिल किया गया था? 1861 के भारत परिषद अधिनियम में था। मतलब सभी का सही गया था। एक का ए, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, सभी के सभी सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं शामिल थी? तो कौन सी विशेषताएं शामिल थी? पहला ऑप्शन है, इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर भारत के शासन में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बना था, कह रहा है उसको खत्म कर दिया गया। तो बिल्कुल सही है। इसको जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दोनों को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था 1858 के प्रावधान के तहत। तो पहला तो आपका सही हो गया। दूसरा है, इस नए पद में एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासनिक और संपूर्ण नियंत्रण शक्ति नहीं था। अभी तुरंत पर है ये 1858 क्रांति के बाद ये भी चेंज किया गया था। सही है। तीसरा है, इस सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था जो एक सलाहकारी परिषद था। इसका सलाह देता सचिव को। ठीक है, वो 15 लोग थे इसमें, जैसे मंत्रिमंडल होता है वैसे। तो ये भी सही था बिल्कुल। ये तीनों के तीनों सही है। 1 2 3 तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? सही। ये 15 सदस्य में बताइए कितने सदस्य की जो है मतलब इस 15 सदस्य में कितने सदस्य की नियुक्ति ब्रिटेन के क्राउन द्वारा किया जाता था और कितने सदस्य का नियुक्ति जो है कंपनी के डायरेक्टर करते थे? हम बता देते हैं। 8 लोग जो थे, 8 लोग, 15 में 8 + 7 कर दीजिए पहले। ठीक है, 8 + 7 कर दीजिए। 8 लोग जो होते थे वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त होते थे। 7 लोग जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके डायरेक्टर द्वारा नियुक्त होते थे। ठीक है, तो सभी का सभी याद रखना आप लोग को। तो 1 2 3 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? डी नंबर में, तो सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत में शासन में विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी? देखिए, कल ही हम पॉलिटी जो खत्म किए उसमें बताए थे टेलीग्राम पे कि विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण 2 नींव है। तो विकेंद्रीकरण यहाँ दिया गया है, सत्ता का बंटवारा। ठीक है, तो कब नींव पड़ा था इसका? 1861 हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि केंद्रीकरण की नींव कब पड़ा था, किस अधिनियम के द्वारा सत्ता के केंद्रीकरण की नींव पड़ी है। ठीक है, 1861 का अधिनियम, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, अब 4 कथन दिया हुआ है, चारों चुनना है कि कौन सही नहीं है। चलिए, पहला ऑप्शन है आपका कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधानी परिषद की जो है अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का प्रावधान दिया गया था। तो 1861 में अध्यादेश जारी करने का प्रावधान जो है दिया गया था। किसको? गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल होते। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा? सही है, बिल्कुल सही है ये लाइन, ये सही है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को जो लिया गया है, गवर्नर जनरल के यहाँ दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति को जो अभी संकटकालीन में अध्यादेश जारी करने का 1 2 3 अनुच्छेद के तहत प्रावधान है, 1935 का अधिनियम मारना आंसर में। ठीक है, यहाँ से लिया गया। भला के अध्यादेश की शुरुआत कहाँ हो गई थी? 1861 में हो गई थी। दूसरा है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी है। तो ये भी बिल्कुल सही है। भारत में जो है मंत्रिमंडल, इसी के तहत जो है भारत के लोगों को जो है उसमें शामिल किया गया, प्रतिनिधित्व में दिया गया। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा 2 नंबर। 3 नंबर आपका है, 3 नंबर है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 में भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो ये भी सही है आपका। आंशिक रूप से जो है भारत में संसदीय व्यवस्था 1892 में दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, और ये अध्यादेश जो है जो हम बताए हैं ये 6 महीना यहाँ भी था, ध्यान रखिएगा। तो ये भी सही है, सी नंबर ऑप्शन। डी है, 1909 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा वार्षिक बजट पर बहस करने का जो है अधिकार भारतीय सदस्य को मिला। बताइए कितना गलत बात बोल रहा है। ये क्या हो जाता है? 1909 की जगह 1892 हो जाता है। ठीक है,
1892। हालांकि बजट से तीनों संबंधित है, 1892 भी, 1909 भी और 1919 भी। बताइए, अभी तुरंत पॉलिटी खत्म किए है ना, सब चीज़ तो कराए ही थे। आप लोग एक्सप्लेन कीजिए कि क्या होगा, ठीक है, कि क्या क्या किस में 1892 में कौन सा अधिकार मिला था, 1909 में कौन सा अधिकार मिला था और 1919 में कौन सा अधिकार बजट पे दिया गया था भारतीयों को। तो सही आंसर इसका क्या हो जाता, बताइए। गलत ये है, इसलिए आंसर ये सही होगा, ठीक है। जो गलत होगा यहाँ पे हमको तो नेगेटिव पूछा था, नहीं सही नहीं है, तो जो गलत होगा वही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 12 नंबर। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा वायसराय के परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को जो है शामिल किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, आपको पता होगा किस बार शामिल किया गया था, नाम बताना है, नाम। इसवी तो ये तो छोड़िए, अधिनियम तो बता ही दीजिएगा सभी लोग, कौन सा था, 1909, 1892, 1861 या 1919। सही आंसर इसका हो जाएगा 1909। अब नाम याद है, पहली बार किस भारतीय वायसराय और गवर्नर के कार्यकारी परिषद में गए थे, तो वो थे SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ध्यान रखिएगा, SP सिन्हा, याद रखिएगा, सभी लोग को याद ही था आप लोग को, ठीक है। ये किस मतलब रूप में गए थे, तो विधि सदस्य के रूप में गए थे, प्रथम विधि सदस्य थे, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला था SP सिन्हा, ठीक है, याद रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है आज का कि किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान मुस्लिमों के लिए कब हुआ, बताओ यार, 1909 के अधिनियम में किया गया था। कितने अधिनियम में, 1909 के अधिनियम। एक बताए थे कि इसमें मार्लो और मिंटो था, तो भारत के राज्य सचिव कौन थे और गवर्नर जनरल कौन था, दोनों बताना, मार्लो मिंटो। और किसने कहा था कि हम जो सांप के विष के दांत बोल रहे हैं, एक दिन न एक दिन काटेगा भारतीयों को, ठीक है। 1909 के प्रतिनिधि अधिनियम के बारे में, ये जो सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली था मुसलमानों के लिए, इसके बारे में किसने कमेंट किया था कि हम जो सांप के दांत बोल रहे हैं, ये किसी न किसी दिन भारतीयों को काटेगा, ठीक है। सभी बता चुके हैं हम लोग। और ये जो है निर्वाचन जो है, ये 3 प्रकार के निर्वाचन मंडल का प्रावधान था 1909 में, वही साधारण, वर्ग विशेष और विशेष, ये 3 प्रकार का, ध्यान रखिएगा। और यहीं से फूट डालो और राज करो की जो है नीति क्या हो गई, शुरुआत हो गई। और कौन सा गवर्नर था, वाइसराय, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 10 नंबर, किस अधिनियम द्वारा प्रांत में उत्तरदायी और द्वैध शासन की स्थापना की गई। यानी प्रांतों में द्वैध शासन की बात कर रहा था, क्या हो जाएगा, 1919 या 1935, दो में ही एक बताना आपको, तो 1919 हो जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत है, अगर यही कहता प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, तो 1935 हो जाता, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था, जिसको मंटेंगू चम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोलते हैं, ये प्रांतों में जो है द्वैध शासन की स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो द्वैध शासन की स्थापना की थी, ये कब किया था, लागू कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1921 को हुआ था। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1921 को ये लागू हुआ था। कौन कौन सा उस टाइम प्रांत था जिसमें द्वैध शासन लगाया गया था, नाम किन्हीं को याद है, नाम बता देते हैं। जैसे अभी देखिए, अभी कौन कौन से प्रांत है जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था अभी कहाँ कहाँ पे है, 6 राज्य हो जाएंगे। अभी उस टाइम जो था, बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, ये सब था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम हो गया कि किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार प्रदान किया गया था। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 1900 कितना हो जाएगा, 19 का अधिनियम महिलाओं को, इसमें और क्या क्या हुआ था, चलिए आप लोग कमेंट करते जाइएगा, अगर नहीं तो हम थोड़ा सा स्पीड करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और क्वेश्चन कम हो रहा है, तो स्पीड करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित जो है 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता बताइए, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दे दिया और कूट दे दिया, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा 69वीं में, 68वीं में देख चुके थे। अब जो है 4 ऑप्शन है, तो कुछ न कुछ तो हार्ड करेगा ना। पहला, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इससे सिख, ईसाई, अंग्ल भारतीय, यूरोपियों को लागू कर दिया गया था। तो ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल ये सही है। हमको जो पूछेगा क्वेश्चन बाद में हम देखेंगे, ठीक है, ये हम पहले देख ले 1919 में ये था। दूसरा, इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी, विधायिका था, द्विसदनात्मक विधायिका, जैसे होता है ना अभी लोकसभा राज्यसभा सेंटर में, तो उस टाइम ही बना था, ये भी सही होगा। उस टाइम लोकसभा का कार्यकाल 3 साल, राज्यसभा कार्यकाल 5 साल था, उल्टा था। चलिए 3 है, इस अधिनियम में भारत में अनेक लोक सेवा आयोग के प्रावधान, एक लोक सेवा आयोग गठन का प्रावधान था, 1919 में था, जो 1921 में फिर बाद में किया गया, 1923-24 तक जो होता रहा ये सब चीज़, तो ये भी बिल्कुल सही था 3 नंबर।
4 नंबर है प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति और कर को आधार बनाया गया। बिल्कुल, जो जिसके पास संपत्ति था और जो टैक्स अदा करता था उसको डायरेक्ट जो है निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिएगा। मात्र 15% जनता इसके लिए योग्य हुआ था, ध्यान रखिएगा। भारत का बता रहे हैं उस टाइम कैसा लोग था। तो ये जो हमको पूछ रहा है लास्ट में, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? लो भाई, तो सभी के सभी सही हो गए। अब क्या करें? तो ऑप्शन देखिए, केवल 1, केवल 2, 3, केवल 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनमें से कोई नहीं। समझ रहे हैं ना? ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो केंद्रीय बजट को राज्य बजट से कब अलग करेगा? यही 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को, यानी भारत सरकार के बजट को जो स्टेट थे उसके बजट से अलग किया गया था। इसमें बहुत सारे चीज़ हुए थे, ठीक है। लेकिन अभी हम द्वैध शासन प्रणाली जो है इसकी असफलता जो हुई, इसकी जाँच के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? बताइएगा कोई लोग कि द्वैध शासन प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली आया ना, तो ये द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम के तहत ये असफल हो रहा था। तो इसकी असफलता की जांच की जो है अध्यक्षता कौन, एक कमेटी कर रही थी, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? अलेक्जेंडर वुडमीन थे, याद है, अलेक्जेंडर वुडमीन, ठीक है। तो बहुत सारे बात हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, 17 नंबर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कथन सही है। अब इसमें सही पूछ रहा है। तो पहला कथन है आपको, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। सही पूछ रहा है। तो बताइए पहला ही इसका क्या हो रहा है? गलत। समाप्त की गई थी कि शुरू की गई थी? शुरू की गई थी। तो ये यहाँ पर जो है ये गलत साबित कर लिया, ठीक है। दूसरा, द्वैध शासन प्रणाली असफलता की जाँच समिति के अध्यक्ष लियोनियस कार्टियस थे। देखिए ये तो द्वैध शासन प्रणाली के जनक है लियोनियस कार्टियस। अभी तुरंत बताया है, कौन बताया है आपको? द्वैध शासन प्रणाली के जनक वुडमीन, ठीक है। तो वुडमीन है, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है, प्रांतों में शासकीय बहुमत 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया था। प्रांतों में शासकीय बहुमत 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त हो गया था। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। 4 नंबर, केंद्र और प्रांत में, सही पूछ रहा है ना, केंद्र और प्रांत में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है, डी नंबर सही है। 3 विषय जो अभी देखते हैं 7वीं अनुसूची में, वहाँ भी बांट दिया गया था हस्तांतरित और आरक्षित विषय में। याद आया आप लोग को? तो वहाँ पर प्रशासन, प्रांतों के प्रशासनिक और शक्ति का जो है विभाजन था, केंद्र और प्रांत के बीच प्रशासनिक शक्ति का विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोगों को पता चल गया। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? कथन सही है तो डी सही है। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी, पहला है। और दूसरा, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। तो दो में से एक ही सही होना है। आपको पता है कौन सा सही होगा? 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन, 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन। सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। 19 का क्या हो जाएगा? केवल 1। किन्हीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना 1919 है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935। तो दोनों तो सही है। अभी ये दोनों के दोनों, ए और बी दोनों सही है। हम थोड़ा सा लग रहा है पढ़ नहीं पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि भारत सरकार जो है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांत की शक्तियों का विभाजन 3 सूची, अभी तुरंत बताएं वही चीज़ है, 3 सूची, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची में किया गया। इसका विषय क्रमशः कितना था? देखिए 1919 में 2 था, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। वो केंद्र स्टेट जो है उसके प्रशासनिक कार्य और केंद्र के प्रशासनिक कार्य को बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में। अब 3 गो सूची 7वीं सूची में दिखता है, 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। तो उस टाइम था संघ सूची, संवर्ती सूची राज्य सूची की जगह पे, और एक था क्या? संवर्ती सूची। मतलब कि संघ अभी जो है जैसे है कि केंद्र संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो इसे संघ सूची, राज्य की जगह प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची, यही 3 के 3 है, ठीक है। तो ये 3 में आपको बताना है वर्तमान में कि कितने कितने विषय थे, विषय पूछ रहा है। तो विषय होगा उस टाइम था 59, 54 और 36। 59, 54, 36 दिख रहा है किसी में? डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो सही आंसर होता है संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची यानी प्रांतीय सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषय थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि प्रांतों में संघीय सरकार की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था? यानी संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम था भारत में? यानी संघीय सरकार की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था? तो 1935 के अधिनियम में संघीय सरकार की स्थापना की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 22 नंबर कि किस अधिनियम द्वारा प्रांत में स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई थी? स्वायत्त मतलब क्या होता है? सेल्फ डिपेंड, ध्यान रखिएगा, सेल्फ डिपेंड। तो स्वायत्त शासन की व्यवस्था किस अधिनियम में था? 1900 कितना होगा? 35 के अधिनियम में स्वायत्त शासन की व्यवस्थाएं थी, यानी सेल्फ। अभी भी इसकी मांगे बहुत ज़्यादा स्टेटें कर रही है, ठीक है।
इससे क्या होता है मतलब कि अपने पैर पे एक तरह से जो खड़ा होना हो जाता है राज्य का। राज्य ज़्यादातर टैक्स अपने मन से प्रशासन चलाएगा या वो अपने आप पे सेल्फ डिफेंड होगा, ज़्यादातर केंद्र पे आश्रित नहीं रहेगा। ठीक है, ये ज़रूरी भी है, लेकिन केंद्र सरकार डरती है क्योंकि राज्य सरकार से ही तो है केंद्र सरकार बन रही है। तो कोई भी केंद्र सरकार रहेगी, अगर ज़्यादा पावर राज्य सरकार को मिल जाएगा तो फिर दिक्कतें आएगी। इसीलिए ये अभी व्यवस्थाएं पूर्णतः लागू नहीं है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांत में द्वैध शासन विधानमंडल स्थापित किया गया था। अभी तुरंत उस पर नाम बताए थे हम। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले नाम बताए थे इसका। बता रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांत में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। 6, 5, 7, 11। आप लोग को सही से पता होगा 6 प्रांत। कितने प्रांत? 6 प्रांत। अगला है 24, 1935 के अधिनियम की एक जो है विशेषता नहीं है। कौन नहीं विशेषता? उसमें संघीय बैंक की स्थापना का प्रावधान था। ठीक है, ये बिल्कुल था ना। 1935 में संघीय बैंक की स्थापना, मतलब कि कौन नहीं है ये पूछ रहा है ना। तो 1935 में ये चीज़ था, संघीय बैंक की स्थापना का प्रावधान, जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना है। ठीक है, दूसरा है इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। चलिए इसको थोड़ा देर बाद में सोचने देंगे आप लोग को। ठीक है, पहले सी पे आते हैं। इस अधिनियम द्वारा 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बिल्कुल कर दिया गया था बर्मा को भारत से अलग, ये भी था। चलिए 1935 में ही था ना ये अधिनियम जो। और एक चीज़ और क्या था, इसमें नए प्रांत उड़ीसा और सिंध का निर्माण किया गया, ये भी था। तो ये तीनों तो सही दिख रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना था या संघीय न्यायालय की स्थापना था? संघीय न्यायालय हो जाएगा। अगर थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा तो गलत हो जाएगा आंसर। इसमें पूछ रहा सही नहीं है, तो गलत कौन है? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, हम इधर टिक सही मार रहे हैं, इधर मार रहे हैं, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि हम क्या आंसर लगाएं और क्यों लगाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का 25 नंबर। किस अधिनियम द्वारा दलित जाति के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था थी? तो दलित जाति, देखिए अभी बता ही देते हैं, तीनों का तीनों याद रहेगा। 1909 में किसके लिए था? तो मुसलमानों के लिए था। ठीक है, 1919 में किसके लिए था? तो 1919 में यूरोपीय थे, आंग्ल भारतीय थे, जितने विदेशी लोग थे ना, मानिए उसके लिए था। सिख थे, ईसाई थे, ये सब 1919 में थे। ठीक है, 1935 में कौन हो जाएगा? महिला होगा, श्रमिक होगा, दलित होगा। ठीक है, तो इसके लिए 1935 में पूछ रहा है दलित जाति के लिए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सही सही बताइए। 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, कुछ ये याद करना है, ज़्यादातर चीज़ नहीं करना। दबे कुचले गरीब गुरबा लोग 1935 में। ठीक है, 1919 में यूरोपीय हो गया, आंग्ल भारतीय हो गया, सिख ईसाई हो गया, 1909 मुसलमान हो गया। अब याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि अंतिम सरकार में श्रम विभाग किसके पास था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, बी.आर. अम्बेडकर और सी एच भाभा। सही आंसर आपको पता होगा, श्रम विभाग अंतरिम सरकार में जगजीवन राम के पास था। कब गठित हुआ था अंतरिम सरकारें? तो 1946 में गठित हुआ था। आप लोग को सब चीज़ याद रखना है। अंतरिम सरकार के सदस्य द्वारा धारित भारतीय विभाग में कौन से युग्म सही नहीं है? मतलब एगो गलती मिला रखा है। ठीक है, आपको चुनना कौन सा गलत है। तो पहला है सरदार पटेल गृह विभाग, बिल्कुल इनको तो यही सौंपा ही गया था। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, बिल्कुल सही थे। लियाकत अली वित्त मंत्री, राजा गोपालाचारी का रहा स्वास्थ्य मंत्री। बताइए सही गलत है? ये डी नंबर आपका गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। सी गोपालाचारी कौन थे? शिक्षा और कला मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? शिक्षा और कला मंत्री, ध्यान रखिएगा, शिक्षा और कला मंत्री। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा शिक्षा और कला। स्वास्थ्य कौन थे? तो अली खान था, गजनफर अली खान उनका पूरा नाम था। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला जो है मंत्रिमंडल 1947 में विधि मंत्री कौन था? तो विधि मंत्री किनको बनाया जाएगा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। विधि मंत्री बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में सदस्य और उसके विभाग का सही मिलान कीजिए। अब सदस्य दिया, उसका विभाग दिया, इसका सही मिलान कर रहा है। ठीक है, तो सही मिलान कीजिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहला ऑप्शन है। कौन से मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो ये थे आपके शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। सही हो जाएगा, एक का एक। ठीक है, दूसरा दे रहा है कि राजकुमारी अमृता कौर क्या थी? देखिए उद्योग, स्वास्थ्य और वित्त, तो राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, तो एक का एक, दो का तीन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन से मंत्री थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग आपूर्ति मंत्री दिया गया था, तो ये सही हो जाएगा। और बचा आर शर्मक कौन से मंत्री थे? तो वित्त मंत्री थे। इधर कूट में खोज लीजिए, एक का एक, तो एक का एक ए में मिल रहा है। ठीक है, दो का तीन, देखिए बी और सी और डी दोनों मिल रहा है। और चार का चार, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा सही इसका। ठीक है, देखिए डी नंबर मिल गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 30 नंबर
कि किस योजना पर भारतीय संविधान का गठन किया गया था? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? क्रिप्स, कैबिनेट, राजा गोपालाचारी या लॉर्ड माउंटबेटन? तो सही हो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कौन से मिशन? कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है आज का आपका। 31 नंबर देख लीजिए, ये है, ठीक है, एक सेकेंड। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था? क्यों किया था? उसको मन कर गया होगा। चलिए, मुस्लिम लीग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं था। संविधान सभा मुस्लिम के सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी। वह मुस्लिम समुदाय के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। तो वह मुस्लिम समुदाय के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी, तब तो देश का बंटवारा हो, ठीक है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। संविधान सभा में कितने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सदस्य चुने गए थे? बताए हुए हैं, जल्दी बताइए, ठीक है, कल ही हुआ ये सब चीज़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 लोग चुने गए थे, ठीक है, 8 लोग, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र रूप से 8 सदस्य चुने गए थे। वही महिला कह दे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगर महिला कह दे फीमेल तो 15 हो जाएगा। यदि उसी में क्वेश्चन आ जाए कि कितने SC लोग थे, अनुसूचित जाति के लोग कितने थे, तो 26 लोग थे, ठीक है। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन है आज का आपका कि संविधान सभा में पहली बार BR अम्बेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था? तो पहला बार वो कहाँ से चुने गए थे? आपको पता होगा, वो पश्चिम बंगाल से चुने गए, बंगाल पूर्वी भाग से, मतलब पूर्वी बंगाल था उस टाइम से, मान लीजिए पहला बार जो बंगाल के पूर्वी भाग से चुना गया था। लेकिन भारत जब विभाजित हुआ तो पूर्वी बंगाल कहाँ चला गया? पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जो बाद में अभी बांग्लादेश बना है। तो इसीलिए दोबारा इनको बम्बई प्रेसिडेंसी से चुना गया था, ठीक है। तो बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना सीट से इनको चुना गया था। पूना सीट इनके लिए कौन खाली किया था? ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि MR जयकर थे, उन्होंने इनके लिए सीट खाली किया था, फिर इनको उपचुनाव करा के चुना गया था। इतने इंपॉर्टेंट लोग थे। तो सही आंसर आपको पता चलेगा पूरा का पूरा कहानी कि बंगाल के पूर्वी भाग से, यानी बांग्लादेश जो भी दिख रहा है वहाँ से चुने गए थे बेचारे। लेकिन बंगाल विभाजन के कारण, भारत विभाजन के कारण इनको फिर से कहाँ, पूना सीट से MR जयकर को मतलब ये खाली किए सीट और इनके लिए चुनाव हुआ फिर से। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा के संदर्भ में कौन कथन, मतलब कथन पे विचार करना है? पहला, यह जुलाई 1946 में क्रिप्स मिशन के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। 34 में दिया है, पहला सही है कि गलत है बताइए? जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। कब हुआ था चुनाव? जुलाई 1946 में तो चुनाव हुआ था, लेकिन क्रिप्स मिशन नहीं था, कैबिनेट मिशन था। ये देखिए गलत हो गया ना, थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक पकड़ना है। दूसरा, संविधान सभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय संविधान सभा के सदस्य के द्वारा किया गया था। और प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय संविधान सभा के सदस्य के द्वारा किया गया था। तो ये तो सही लग रहा है भाई, ठीक है। तीसरा, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रमुख नेता संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो क्या थे? महात्मा गांधी, अली जिन्ना, बताइए। ये दोनों व्यक्ति नहीं थे, तो ये भी सही है। 9 दिसंबर जो है 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग सदस्य भी शामिल हुए। मुस्लिम लीग तो बहिष्कार किया था इस दिन ना। तो पहला और चौथा गलत है, दूसरा तीसरा सही है। पूछ रहा उपयुक्त कथन में कौन कथन सही है? तो पहले 2 और 3 क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। तो 2 और 3 बी नंबर में दिख रहा है, तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। बी नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगला 35, निम्नलिखित में किसका कथन भारतीय संविधान की जो है भारतीयों के इच्छानुसार ही होगा? ये कथन किसका है कि भारतीयों का संविधान है भारतीयों के इच्छानुसार होगा? ये किसने ये बात बोला था? सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना बुढ़ऊ मतलब समझ गए होंगे बहुत लोग कि महात्मा गांधी बोला था, ठीक है। भारतीयों का जो संविधान होगा वो भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के लिए विचार का प्रदान किसने दिया था? मतलब सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किस बंदा ने किया? MM राय, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। सही आंसर आपको सभी पता होगा, MM राय ने किया था। कब किया था? MM राय ने 1934 में पहली बार किया था। 1934 में। INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मतलब विचार को कब ये रखा है, तो 1935 में पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने भारत के संविधान के निर्माण की जो है आधिकारिक जो है बात की थी, संविधान सभा की मांग की थी। अगर आ जाए कि कांग्रेस की ओर से जो है जवाहरलाल नेहरू ने कब घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत का निर्माण जो वयस्क मताधिकार पे होना चाहिए, ये किया था 1938 में घोषणा किया था। ध्यान रखिएगा, कब किया था? 1938 में। चलिए, लेकिन हुआ नहीं वयस्क मताधिकार पे, भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। 37 क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो किसके द्वारा पेश किया गया था? ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। पंडित नेहरू पेश किए थे। ए नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है। किस दिन किए थे? तो 9, 11 और 13 को। तो 13 दिसंबर 1946 को, 9 को सीधा बैठक हुआ था, 11 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो बाद में 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया और यही क्या बना? आपका प्रस्तावना बना। 38 नंबर क्वेश्चन है कि डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक पहली बार कब
हुई थी, यानी डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ है, डेट दे रहा है। अच्छा सा चलिए ऊपर कर देते हैं, दिखेगा ऑप्शन, ठीक है। 9 दिसंबर 1946, 17 नवंबर 1947, 13 दिसंबर 1946 या 12 नवंबर 1948। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 नवंबर 1947, 17 नवंबर 1947, ठीक। सभी लोग सोच रहे होंगे 9 दिसंबर 1946 क्यों नहीं हुआ, तो पता होगा कि संविधान सभा में जो है संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और आपको पता होगा कि मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया तो पाकिस्तान की मांग आई और पाकिस्तान को अलग किया गया, तो पाकिस्तान का विभाजन जो हो गया, खत्म हो गया था, तो डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसके जो है और इस जीबी मामलकर इसके अध्यक्ष चुने गए थे, जीबी मामलकर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे। और ये बैठक जो संविधान सभा की जो बैठक हो रही थी वो राजेंद्र प्रसाद थे इसमें अध्यक्षता के तौर पे, और जीबी मामलकर भी थे, ये दोनों के दोनों थे, ठीक है। तो संविधान सभा का अगर पूछ दे अध्यक्ष तो जीबी मामलकर हो जाएगा, अगर कह दे डोमिनियन जो है, डोमिनियन से विधानमंडल, उसके अध्यक्ष पूछ दे तो क्या हो जाएगा, जीबी मामलकर, दोनों अलग अलग हैं। यानी संविधान सभा की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद किए थे, ये बंटवारा के बाद पहला बार ये बैठक हुआ है, और सरकार की बोल दे विधानमंडल वाला, डोमिनियन विधानमंडल वाला, तो जीबी मामलकर हो जाएंगे, ठीक है। तो यूनिक क्वेश्चन था, आप लोग को इसके बारे में जानकारी शायद नहीं ही होगा, एक दो लोग को छोड़ के, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर कि संविधान सभा में सही है, 39 नंबर है ना, संविधान सभा में क्या सही है भाई। पहला कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, दूसरा यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तीसरा यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो ये जो तीनों दिख रहा है कि तीनों के तीनों सही हैं, तो उपयुक्त में से सब सही, 39 का जो है डी हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पहली बार भारत में आंशिक रूप से कब संविधान लागू किया गया था, आंशिक रूप से कब संविधान लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को किया गया था, स्पीड कर देते हैं, 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। पहली बार संविधान सभा में महिलाओं के जो है कौन शामिल नहीं थी, कौन महिला जो थी नहीं शामिल थी, तो देखिए उषा मेहता, पहला नंबर ही गलत है, उषा मेहता नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। 1942 से है, आंदोलन में है ये, लेकिन इधर नहीं है, तो उषा मेहता इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। 42 नंबर है कि भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा के रूप में घोषित किया गया था, संप्रभु संविधान सभा के रूप में कब घोषित किया गया है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947, ठीक है, 15 मत मारिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर की संविधान सभा की पहली बैठक कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था पहली बैठक में, तो इसमें 211 सदस्य थे, जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, तो 211 सदस्य ने हिस्सा लिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर कि किस देश के तर्ज पे संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था, तो ये चीज़ फ्रांस में हो रहा था, तो फ्रांस से ये चीज़ सीखा गया था कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पहली बैठक में चुना जाए। 45 नंबर है कि संविधान सभा में दिए गए कार्य सही युग्म चुनना है इसमें, हाँ, संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य का सही युग्म कौन सा है, तो इसमें सही युग्म जो है कह रहा है 22 जुलाई 1940 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, 22 जनवरी 1940 राष्ट्रीय गान को अपनाना, 24 जुलाई राष्ट्रीय गीत को अपनाना, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुनना, तो डी नंबर सही हो जाएगा आपका आंसर। 46 है आपका संविधान सभा की प्रारूप समिति के दृष्टिकोण पर विचार कीजिए, इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, दूसरा इस समिति के 7 सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य बीपी मित्रा त्यागपत्र देने के बाद उनके जगह टीटी कृष्णमाचारी समिति में शामिल हुए थे, तो ये जो आपको दिख रहा है 40 नंबर में, इसमें केवल और केवल जो है 3 सही, अच्छा गलत पूछ रहा है, गलत, ये त्यागपत्र दिए थे कि मृत्यु हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु हुई थी, तो 3 नंबर क्या हो जाएगा, गलत, यानी ये हम पूछ रहा गलत, ये सही हो जाएगा, बाकी दोनों क्या था, सही था। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर कि संविधान सभा में कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ था, मतलब सीट टोटल कितने थे, संविधान सभा का जो 1946 में चुनाव हुआ है उसके लिए सीट कितना था, तो 296 सीट थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 296, 296, ठीक है। अब कहेगा संविधान सभा के लिए कुल सदस्य की संख्या 389 निर्धारित थी, ठीक है, लेकिन चुनाव 292 प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नरी के लिए था, 11 प्रांतों में हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, इस भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होगा 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। 49 है कि संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, बेनगल रामाराव को किया गया था, सर बी एन राव लिखा है ना, बी एन राव डी नंबर में ऑप्शन में। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में जो है संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है, संविधान सभा के बारे में ये कथन किसका था, यानी संविधान सभा पर कूट करते हुए किसने ये बात बोला था कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और
सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है, ये जो है कथन ग्रैनविल ऑस्टिन बोला था। ग्रैनविल ऑस्टिन है कहीं, डी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है, ग्रैनविल ऑस्टिन, ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन सही हो जाएगा। चलिए 50 क्वेश्चन आपका करा दिए हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है, अगले क्वेश्चन को। ये पॉलिटी का था, ऐसे अलग अलग विषय का होगा, क्वेश्चन का लेवल क्या है, एक्सप्लेनेशन और चाहिए नहीं चाहिए, थोड़ा सा वीडियो को जो है ना बड़ा करके आप लोग देखिएगा, ठीक है, मतलब वर्टिकल करके, हॉरिजेंटल में जो है थोड़ा सा ही हो सकता है दिखते हैं, पूरा स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे। और आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि कैसा था वीडियो, एक्सप्लेनेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है या क्या करना है नहीं करना, लेवल कैसा था क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन जैसा बीपीएससी पैटर्न पे दिया है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे रखे थे। अब जो हिस्ट्री और ये साइंस, ये सब भी जो है जितने भी सेट होंगे, यानी बीपीएससी के फाइनल एग्जाम तक आपका जो है लगभग 30 से 40 सेट कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।